गौरव रेलवे स्टेशन के पास गोभी आलू पराठा बनाने का काम करता था। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। गौरव के घर पर उसकी अम्मी, बेटी और बीवी थी। गौरव सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहा था। सुनिए जी, गोभी आलू के पराठे बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती है। आप एक काम कीजिए, आप सादे पराठे बना के बेचिए, जिससे हमारी लागत कम आएगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सादे पराठे खाना कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर अब्बू भी गोभी आलू के पराठे बेचा करते थे, इसलिए मैं भी यही काम करूंगा। गौरव के पास तरह तरह के ग्राहक और उनकी तरह तरह की डिमांड होती थी। अरे भाई, मेरे पराठे में जरा गोभी आलू ज्यादा भर देना। मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। अहम, मुझे पराठे के साथ नहीं चाहिए। गौरव कभी कभी ग्राहकों की डिमांड सुनकर परेशान हो जाता था। अगर आपको पराठे के साथ सब्जी चाहिए तो उसके अलग से पैसे देने होंगे। मैं अलग से पैसे नहीं दूंगा। देख रहे हो भाइयों, ये मियाँ सब्जी के पैसे अलग से मांग रहे हैं। चलो चलो, हमें यहाँ खाना नहीं खाना है। सुनिए तो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो सही। एक दिन गौरव बहुत निराश होकर घर पहुंचा। क्या हुआ? ठेले पे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ग्राहक पैसे देना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें सब्जी, अचार, दही सारे पराठों के साथ उन्हें चाहिए। चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाएं। तुम्हारे घर ही घूमने चलते हैं। गौरव अपने ससुराल में घूमने गया, जो गांव में थी। रास्ते में गौरव और उसकी बीवी को प्यास लगी। उन्हें कहीं से बाहर गिरने की आवाज सुनाई दी। ये झरने की आवाज तो पूरब दिशा की ओर से आ रही है। गौरव और उसकी बीवी पूरब की ओर चलते गए। झाड़ियों के पार उन्हें एक बहार मिली। ये बहार तो बेहद खूबसूरत है। गौरव और उसकी बीवी ने जी भरकर पानी पीकर प्यास बुझाई और हाथ पैर भी धोए। जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये कराहने की आवाज बहार के पीछे से आ रही है। बहार के अंदर घुस के देखना होगा, तभी पता लगेगा कि उस पार कौन है। लेकिन बाहर के अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है। क्या पता ये किसी तरह का जाल हो। तभी बाहर में से आवाज आई, ये किसी तरह का जाल नहीं है। मेरी मदद करो, मैं एक साधु हूँ, मुझे कैद से आजाद करो। मुझे बहार के पार जाना ही होगा बेगम। अगर मैं वहाँ कैद होता तो मैं नहीं चाहता कि मुझे भी कोई कैद से आजाद करे। गौरव बहार के पार गया तो उसने देखा कि एक बाबा एक कटीले खंभे से बंधे हुए थे। बाबा की पीठ से खून बह रहा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे कैद हो गए? मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले तुम मुझे कैद से आजाद करो। गौरव ने रस्सी खोल दी और बाबा आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक साधु हूँ और मेरे पास तिलस्मी ताकत है। मैं इंसान की मुरादें पूरी कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने मेरा गलत फायदा उठाने की कोशिश की। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, तब उन्होंने मुझे इस बहार के पीछे कैद कर दिया। अगर तुम्हारे पास तिलस्मी ताकत है तो खुद तुम उससे आजाद क्यों नहीं हो पाए? मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए नहीं कर सकता। ठीक है साधु महाराज, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने ससुराल पहुंचना है, मुझे देर हो रही है। तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। नहीं साधु जी, मैं अपनी मेहनत और लगन से जीवन में कुछ हासिल करना चाहता हूँ। साधु बाबा से बहुत खुश हुआ और उसने मन ही मन गौरव को बहुत सारी बरकतें दी। गौरव अपने ससुराल से लौटने के बाद फिर से अपने गोभी आलू के पराठे बनाने के धंधे में लग गया। आइए आइए, गर्मा गर्म गोभी आलू के पराठे खाइए। आइए आइए। ग्राहक फिर से तरह तरह की डिमांड करने लगे। अरे भाई, मुझे पराठे के साथ सब्जी भी चाहिए। सब्जी तो नहीं है। तभी अचानक उस आदमी के पराठे में से सब्जी निकलने लगी। मुझे पराठे के साथ दही चाहिए। मेरे पास दही नहीं है। लेकिन तभी उस आदमी के पराठे में से दही निकलने लगा। मुझे पराठे के साथ अचार चाहिए। मेरे पास अचार नहीं है। लेकिन तभी तीसरे आदमी के प्लेट में से अचार निकलने लगा।
सारे लोगों का दिमाग चकरा गया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने लोगों को सब्जी, दही, अचार नहीं दिया, तो भी इनके प्लेट में तीनों चीजें कहाँ से आ गईं? तभी वहाँ वही बाबा आए जिन्हें गौरव ने बाहर के पीछे जाकर आजाद किया था। बेटा जरा 2 पराठे लगा देना, सब्जी, दही और अचार के साथ। इतना कहकर बाबा अदृश्य हो गए। गौरव समझ गया कि ये सारा चमत्कार उन बाबा की वजह से हो रहा है। गौरव की रेहड़ी पर लोगों की भीड़ लग गई। सभी पराठे खाने के लिए वहाँ टूट पड़े। वे पराठे के साथ सब्जी, दही, अचार और जो भी मांगते वही पराठों में से निकलने लगता और थाली में आ जाता। गौरव ईमानदारी से सिर्फ पराठों के पैसे लिया करता। कुछ ही दिनों में गौरव लखपति बन गया। गौरव ने सबको सच सच बताया कि ये चमत्कार एक बाबा की वजह से हो रहा है, जिसे गौरव ने बाहर के पीछे के कैद से आजाद किया था। वे बाबा बाहर के पास ही ध्यान में लीन होकर तपस्या करने लगे। गौरव के बराबर में दीपक नाम का एक आदमी ठेला लगाता था। दीपक भी पराठे बेचता था। दीपक ने सोचा कि अगर वो भी गौरव की तरह वरदान प्राप्त कर ले तो वो भी जल्दी अमीर हो जाएगा। दीपक गौरव के पास गया और उसने बातों बातों में वो जगह पूछ ली जहाँ बाहर था। दीपक बंदूक लेकर बाबा के पास पहुँच गया। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुन बड़ाओ, मेरा नाम दीपक है और मैं गौरव के सामने ठेला लगाता हूँ। तूने गौरव को तोहफा देके बहुत बुरा किया। तुम गलत समझ रहे हो। गौरव एक भला और मेहनती आदमी है। उसने मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था। मैंने उसे सुखी रहने की बरकतें दी है। समझ गए ना? मेरे सामने ज्यादा बड़बड़ मत कर बुड्ढे। चुपचाप मुझे भी लखपति बनने की बरकतें दे, वरना बंदूक से तेरा भेजा उड़ा दूंगा। इस तरह से बरकतें नहीं मिला करती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपक ने बाबा की गर्दन पकड़ ली और उनकी गर्दन को दबाते हुए कहा, जल्दी बरकत दे, वरना मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ठीक है, मैं तुझे बरकतें देता हूँ। दीपक ने लौटकर बहुत खुश होकर अपनी रेहड़ी लगाई। दीपक ने जब ग्राहकों को प्लेट में पराठे रखकर दिए तो प्लेट में पराठों के ऊपर सांप बिलबिलाने लगे। जितनी बार भी दीपक ने प्लेट पे पराठा रखा, हर बार अंजाम वही हुआ। लोगों ने दीपक के पराठे बिल्कुल ही खाने छोड़ दिए। अब सारे ग्राहक गौरव की रेहड़ी पर जाने लग गए और गौरव ने देखा कि ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो गौरव ने 2 नौकरों को रखकर एक रेस्टोरेंट खोल लिया और इस तरह अपनी मेहनत और लगन के भरोसे पर खुशहाल जीवन बिताने लगा। मधुमती के 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी प्रज्ञा से हुई थी और विजय की शादी संध्या से। प्रज्ञा घर की बड़ी बहू होने के सारे फर्ज अदा करती थी, लेकिन फिर भी हमेशा प्रज्ञा की बेइज्जती हुआ करती थी क्योंकि वो तालीम याफ्ता नहीं थी। मधुमती, तेरी बड़ी बहू तो बड़ा ही जायकेदार खाना बनाती है। बस खाना ही बनाती है, बाकी कुछ उसकी कुव्वत में नहीं। क्या मतलब? अब क्या बताऊं, मेरी बड़ी बहू अनपढ़। कहीं कुछ पढ़ने को दो तो इसकी नानी मर जाए। ये तो ऐसी ही है, तो उसको दफा करो। मेरी छोटी बहू से मिलो, संध्या। ये ग्रेजुएट भी है और मुलाजमत भी करती है। अच्छा है। मालती को बुरा लग रहा था कि मधुमती खुलेआम प्रज्ञा की बुराई कर रही है। एक रोज की बात है, अजय और विजय घर लौटे। वो दोनों काफी फिक्र में नजर आ रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? नगर पालिका से नोटिस आई है कि हमारा घर गैर कानूनी है और जल्दी ही वो हमारा घर तोड़ने वाले हैं। हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो ये घर गैर कानूनी कैसे होगा? मालूम नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और बस तब से अजय और विजय के अदालत के चक्कर शुरू हो गए। कुछ माह गुजर गए। आखिर अदालत ने फैसला कर ही दिया। आप लोगों का घर गैर कानूनी है और नगर पालिका जल्दी उसे तोड़ देगी। ये सुनते ही मधुमती के कदमों तले जमीन खिसक गई। सारे घर वाले परेशान हो गए और अगले ही रोज विजय अजय के पास आया। भाईजान, मुझे कंपनी की जानिब से एक फ्लैट मुहैया हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्लैट थोड़ा छोटा है।
उसमें हम सब एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम सोच रहे थे कि मैं और संध्या शिफ्ट हो जाते हैं। अजय समझ गया था कि विजय अब अलग होना चाहता है। वो बगैर कुछ कहे ही हामी भर देता है और अगले ही रोज विजय और संध्या घर से चले गए। अजय ने एक घर किराए पर ले लिया और दूसरी जानिब उसे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। अजय बहुत ही उलझन में था। आप क्यों रो रहे हैं? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। ये सुनकर प्रज्ञा भी हैरान हो गई, लेकिन उसने अजय को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कब्ल से भी बेहतर मुलाजमत हासिल होगी। लेकिन किराया भी तो देना पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे तब तक कैसे चलाऊंगा? हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हम दोनों क्या ही कर सकते हैं? मैं खाना बना सकती हूँ, आप फरोख्त कर सकते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो इन सारी मुसीबतों का हल निकाल सकते हैं। तुम बजा फरमा रही हो। प्रज्ञा ने सारी बात अपनी सास मधुमती को बताई। तुम बजा फरमा रही हो बहू, मुश्किल के वक्त हम सबको मिलकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम क्या खाने की चीज फरोख्त कर सकते हैं? बाजार में तो सब कुछ कब्ल ही फरोख्त होता है। हम कुछ न कुछ अलग तो तलाश ही लेंगे। चलिए बाजार देख कर आते हैं। प्रज्ञा अजय को अपने साथ बाजार ले गई और वो लोग हर खाने की रेडी देखने लगे। चाट, भेलपुरी, फ्रैंकी, मैगी, पराठे, सब कुछ तो कब्ल ही फरोख्त हो रहा है। क्यों ना हम इन दोनों चीजों को मिला दें? क्या मतलब? मतलब आपने मैगी फ्रैंकी तो खाई है ना, उसमें फ्रैंकी मैगी एक साथ है, वैसा ही कुछ। तो अब क्या हम मैगी पराठे फरोख्त करें? वैसे तरकीब बुरी नहीं है, सस्ते में बन भी जाएगा और फरोख्त भी बहुत होगा। वाकई? प्रज्ञा ने दुकान से कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए। प्रज्ञा ने मैगी बनाई और फिर उस मैगी को पराठे के आटे में भर के उसके पराठे बनाए। सासू माँ, चक्कर बताइए कैसा बना है? मधुमती ने एक पराठा खाया। वाह बहू, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। प्रज्ञा ने एक पराठा अजय को भी दिया। अजय तो बड़े मजे से पराठा खा रहा था। क्या हुआ, आपने बताया नहीं कि कैसा बना है? बहुत खूब, एक और मिलेगा? प्रज्ञा ने अपने शौहर और सास को और मैगी के पराठे खिलाए और खुद भी खाया। सबको उसके मैगी के पराठे की तरकीब अच्छी लगी। अगले ही रोज प्रज्ञा ने बाजार में मैगी पराठे का स्टॉल खोल दिया। बाजी, ये मैगी पराठा क्या है? मैगी और पराठा की अजमेइश, खाकर तो देखो, बहुत मजेदार होता है। ठीक है, एक मैगी पराठा दे दीजिए। प्रज्ञा ने उस लड़के के लिए एक मैगी पराठा बनाया। उस लड़के ने वो चखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। ये तो लाजवाब है, ऐसा पराठा मैंने कभी नहीं खाया, हरगिज नहीं। उस लड़के की बात सुनकर कई और खरीदार प्रज्ञा के ठेले पर मैगी पराठा खाने आए। प्रज्ञा मैगी पराठे बनाए जा रही थी और अजय खरीदारों को देकर पैसे ले रहा था। सुबह से शाम तक दोनों थक गए और फिर अपने घर लौटे। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये पूछो अम्मा। सुबह से खरीदार आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। हम दोनों तो थक गए, लेकिन खरीदार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज इतने रोज बाद अजय और मधुमती की शक्ल पे खुशी आई थी। अब उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी। अगले रोज प्रज्ञा के स्टॉल खोलने से कबल ही खरीदार खड़े थे। प्रज्ञा धड़ाधड़ मैगी पराठे बनाए जा रही थी और खरीदारों को देती जा रही थी। अगले कई रोज तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। प्रज्ञा और अजय अपनी आमदनी देखकर हैरान थे। हमारी एक रोज की कमाई मेरे आधे माह के पगार जितनी है प्रज्ञा। सोचा नहीं था कभी इतना कमा पाऊंगा। अब तीनों खुश थे। जल्दी ही प्रज्ञा ने काम पर कुछ और लोग रख लिए। खरीदारों में इजाफा होता ही जा रहा था और साथ ही उनके मुनाफे में भी। बस 6 महीने में प्रज्ञा और अजय ने नए घर का डाउन पेमेंट अदा किया और वो लोग अपने नए घर में आ गए। मैंने हमेशा तुम्हें कम समझा है, ये सोचकर कि तुम तालीम याफ्ता नहीं हो, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था कि तुम क्या हो। तुम्हारा हुनर और ख्वाहिश तालीम से कहीं ज्यादा बढ़कर है बेटा। तुम अजय की मदद करना चाहती थी और तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत फक्र है।
प्रज्ञा की सास ने आज पहली मर्तबा उसे गले से लगाया। ये दिन प्रज्ञा के लिए यादगार था। एक किराए के घर से वो अपने खुद के घर में आ पहुँचे, और ये सब प्रज्ञा के मैगी पराठे की बदौलत। प्रदीप और ऋतुजा की शादी को तकरीबन 1 साल गुजर चुका था। शादी से कब्ल ऋतुजा दफ्तर जाया करती थी, इसलिए वो घर में बेजार हो रही थी। प्रदीप, मैं घर पर बहुत ऊब जाती हूँ। तो अम्मा के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे पास बहुत वक्त बच जाता है। क्या मैं मुलाजमत या कुछ और कर सकती हूँ? तुम तो माँ को जानती हो ना ऋतुजा, उन्हें बहू का मुलाजमत करना जरा भी पसंद नहीं है। उनको ये फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे इल्म है, लेकिन अगर मैं घर पर बैठकर ही कुछ करूँ तो? तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए भी अम्मा को राजी करना पड़ेगा। बराए मेहरबानी मेरे लिए सासू अम्मा को मनाओ ना, मेहरबानी होगी। ठीक है, कुछ रोज मैं इनसे बात करता हूँ। अगले ही रोज मौका देखकर प्रदीप ने अपनी अम्मा से बात छेड़ दी। अम्मा, ऋतुजा सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे कुछ काम करे, इससे उसका वक्त जाया नहीं होगा। तेरे होते हुए बहू को काम करने की क्या जरूरत है? एक तो तुझे इल्म है, काम करने वाली बहू के मुतालिक लोग क्या क्या बोलेंगे। लेकिन अम्मा, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो काम करे। और अम्मा, वो काम करने कहीं जाएगी नहीं, घर पर ही करेगी। मैंने बहुत ख्वातिनों को देखा है, घर में कारोबार डालती हैं और फिर नुकसान होने पे कारोबार बंद कर देती हैं। तो बेफिजूल इस परेशानी में फंसना ही क्यों? अम्मा, एक मर्तबा उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं सिर्फ एक मर्तबा कोशिश करना चाहती हूँ। अगर मैं नाकामयाब हो गई तो मैं वापस कभी कोई काम शुरू नहीं करूँगी। मेहरबानी कीजिए सासू माँ, मेहरबानी। ऋतुजा की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन ख्याल रहे, अगर तू नाकामयाब हुई तो कभी काम पर जाने या कारोबार करने का जिक्र भी नहीं करेगी। जी सासू माँ। ऋतुजा की सास उसके कारोबार करने के लिए राजी हो गई। ऋतुजा इस बात से बेहद खुश थी। ऋतुजा अपने कमरे में सोचने लगी कि वो क्या कारोबार कर सकती है। अगर मैं साड़ियाँ फरोख्त करूँ तो तुम्हें दुकान खोलनी होगी। उससे बेहतर तुम कुछ ऐसा करो कि जो हम दुकान वालों को फरोख्त कर सकें, होलसेल जैसा। तरकीब तो अच्छी है। ऋतुजा, तुम्हारे खाखरे तो बहुत अच्छे हैं, क्यों ना तुम खाखरे बनाकर फरोख्त करो। लेकिन इतने सारे खाखरे कैसे बेलूंगी? बेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है, हमें शादी में एक रोटी मेकर तोहफे में आया था, उसका अब इस्तेमाल कर सकती हो। हाँ, उसमें बहुत जल्दी ढेर सारे खाखरे बन जाएंगे। और मेरे दोस्त की दुकान भी है, अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो जरूर तुम्हारे खाखरे फरोख्त करेगा। ऋतुजा को अपने कारोबार की तरकीब मिल चुकी थी। वो बेहद खुश थी। अगले रोज ऋतुजा ने खाखरा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने ढेर सारे खाखरे बना लिए। ये लो, ये तैयार है, चलो तुम्हारे दोस्त की दुकान पर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। प्रदीप ऋतुजा को अपने दोस्त की दुकान पर ले गया। अरे प्रदीप, कितने रोज हो गए तुझे देखे हुए। हाँ दोस्त, आइए भाभी जी, तशरीफ रखिए। क्या लेना है? लेना नहीं है, फरोख्त करना है। क्या मतलब? ऋतुजा ने खाखरे बनाने का एक नया कारोबार शुरू किया है और हम चाहते हैं कि तू अपनी दुकान पर ये खाखरे फरोख्त करे। हाँ हाँ, वैसे भी मेरी दुकान पर कई खाखरे के खरीदार होते हैं, लेकिन भाभी जी, मैं पहले खुद जायका लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, देखना। दुकानदार ने एक खाखरा चखा। वाह, ये तो बहुत जायकेदार है, ये तो खूब फरोख्त होंगे। तो तू इन्हें फरोख्त करेगा ना? भाभी जी, सबके सब यहीं छोड़ जाइए और मैं फोन करके आपको आगे कितने बनाने हैं वो बता दूंगा। ठीक है भाईजान। ऋतुजा ने सारे खाखरे दुकानदार को दे दिए और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। शाम को जब ऋतुजा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी तो उसे दुकानदार का फोन आया। हाँ भाईजान, बोलिए। सारे के सारे खाखरे फरोख्त हो गए भाभी जान। कल आप 5 किलो सादे और 5 किलो मेथी खाखरे दे दीजिए। ठीक है भाईजान। ऋतुजा को अपनी पहली फरमाइश मिल चुकी थी।
अगले रोज ऋतुजा ने फरमाइश के खाकरे बनाए और दुकानदार को देने चली गई। दुकानदार ने उसे पिछले रोज फरोख्त किए खाकरों के पैसे दिए। ये लीजिए भाभी जान, कल के खाखरे के पैसे। और खरीदारों को आपके खाखरे बेहद पसंद आए। शुक्रिया भाईजान। फिर क्या था, ये सिलसिला चलता रहा। ऋतुजा रोज खाकरे बनाकर दुकानदार को दिया करती थी। अब ऋतुजा कई और दुकानदारों को भी खाकरे फरोख्त करने लगी। उसके खाकरों का जायका सबको अच्छा लग रहा था और उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। ऋतुजा ने कई और ख्वातीन को खाकरे बनाने के लिए काम पर रख लिया। उसकी तरक्की हो गई। एक रोज, ऋतुजा, अब तुम्हें अपने कारोबार में और इजाफा करना चाहिए। और वो कैसे? ऑनलाइन ऐप से। मतलब? ऐसा ऐप जिससे तुम्हारा खाखरा कोई भी खरीद सके और उसे घर बैठे बैठे सुपुर्दगी मिले। हाँ। उसी रोज से ऋतुजा ने ऐप के मुतालिक रिसर्च करना शुरू कर दिया। ऋतुजा ने एक ऐप डेवलपर से अपना ऐप बनवा लिया। आप इस ऐप का प्रमोशन कैसे करेंगी? अपने खाकरे से। मैं कुछ समझा नहीं मोहतरमा। मतलब मेरे खाकरे के पैकेजिंग पर ही ये ऐप का लिंक होगा। मेरे खरीदार खुद ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऋतुजा ने अब खाकरे को नए पैकेट में पैक करना शुरू कर दिया। इस पैकेट पर उसके ऐप का इश्तिहार था और जैसा ऋतुजा ने सोचा था, कई खरीदारों ने खाकरे का ऐप डाउनलोड किया। अरे वाह, खाकरे घर बैठे मिलेंगे, वाह। ऋतुजा को ऑनलाइन फरमाइशें आने लगी। वो सारी फरमाइश पैक करके भेजने लगी। ऋतुजा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगी। प्रदीप भी उसकी मदद करने लगा और साथ मिलकर दोनों इतने पैसे कमाने लगे कि उन्होंने नया घर खरीद लिया। सासू अम्मा, आप इस घर का इफ्तिताह कीजिए। ऋतुजा की सास ने फीता काटा। बहू, मैं गलत थी। मेरा ख्याल था कि घर की बहू को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी बहू इतनी काबिल है। तूने काम करके न सिर्फ प्रदीप की मदद की है, बल्कि हमारी जिंदगी बदल दी। मुझे माफ कर देना बेटा। आप माफी मत मांगिए। आपने मुझे इज्जत बख्शी, इसलिए तो हम आज ये सब कर पाए। ऋतुजा की सास को ऋतुजा पर फक्र था। ऋतुजा अपनी मेहनत और लगन से एक छोटे से कारोबार को बहुत बड़ा बना दिया था और ऋतुजा का ऐप भी उसकी कामयाबी की एक मिसाल थी।